हाँ बेटा, सबसे पहले मेरा आपको सभी को नमस्कार। आपका 12th क्लास के अंदर केमिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आप लोगों का 15वां वर्ग खत्म हो गया और 16वें वर्ग की मैंने आवर्तिताओं के बारे में आपसे बात कर ली। फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक है डाई ऑक्सीजन, और डाई ऑक्सीजन बनाने की विधियों के बारे में बात कर रहे थे अपन। डाई ऑक्सीजन बनाने की विधियां और डाई ऑक्सीजन बनाने की विधियों के अंदर सबसे पहली जो विधि थी मैंने आपको बता दी। अब अगली जो विधि है नाइट्रेटों के तापीय अपघटन से, नाइट्रेटों के तापीय अपघटन से। अब नाइट्रेट के ऊपर रूप में यहाँ पर आप लोग सोडियम नाइट्रेट, यहाँ हम लोगों ने कह रहे सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट का जब तापीय अपघटन किया जाता है तो आपका NaNO2 प्लस O2, तो यहाँ पर ये 2 लगा दो और यहाँ पर 2 लगा दो। सोडियम नाइट्रेट का तापीय अपघटन कराओगे तो आपका क्या बनेगा, डाई ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। या फिर अपन बोले KNO3 का नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, इसको भी गर्म करोगे तो 2KNO2 प्लस O2, ये भी क्या होगी, डाई ऑक्सीजन प्राप्त होगी। तो पहली ये नाइट्रोटक के तापीय अपघटन से, जिसके अंदर क्लोरेट के बारे में आपको मैंने KClO3 के पहले बता दिया। 2KClO3 एरो के बाद MnO2 की उपस्थिति है, 2KCl प्लस 3O2 बनाया था। अब ये था नाइट्रोटो के तापीय अपघटन से। फिर जो नेक्स्ट विधि है वो नेक्स्ट विधि है बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। अगली विधि कौन सी, H2O2 के अपघटन से। जब H2O2 का अपघटन आप लोग निकिल या प्लेटिनम, निकिल या Ni या Pt की उपस्थिति में लगभग 1073 केल्विन ताप पर कराओगे ना बेटा, तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। यहाँ ये 2H2O प्लस O2 का निर्माण होगा, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, डाई ऑक्सीजन का निर्माण। नंबर 3 के अंदर डाई ऑक्सीजन बनाने की औद्योगिक विधियां, ये अगला टॉपिक है हमारा। तो वो तो सब प्रयोगशाला विधि थी जिसके अंदर आप लोगों ने धात्विक ऑक्साइड का तापीय अपघटन कराया था, आप लोगों ने पोटेशियम क्लोरेट की क्रिया कराई थी MnO2 की उपस्थिति में, फिर आप लोगों ने नाइट्रेट का तापीय अपघटन कराया था, और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का NiPt, और लगभग 1073 केल्विन ताप पर इसका अपघटन कराओगे तो भी डाई ऑक्सीजन का निर्माण। तो अब है डाई ऑक्सीजन बनाने की औद्योगिक विधियाँ। अब डाई ऑक्सीजन बनाने की औद्योगिक विधियाँ जो है वो मुख्य रूप से सबसे पहली जो विधि है अम्लीय H2O के Pt इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में, अम्लीय H2O के वैद्युत अपघटन से, ब्रैकेट के अंदर Pt इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड, Pt इलेक्ट्रोड की उपस्थिति। ठीक है, आपने वैद्युत अपघट्य सेल पढ़ा और उसके उसी से संबंधित है सवाल। आप सबसे पहले H2O को क्या करोगे बेटा, वैद्युत अपघटन होगा तो ये H प्लस और प्लस OH माइनस में टूटेगा। अपन यहाँ पर 4 ले लें, 4H प्लस प्लस 4OH माइनस। ठीक है बेटा, 4 इसलिए लिएगी ताकि H2 बाहर निकले और O2 बाहर निकले। फिर उसके बाद अपन जानते हैं कि बेटा वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं, वो एक ही बीकर में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करें, एनोड पर हमेशा कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एनोड पर अभिक्रिया, तो एनोड पर अभिक्रिया क्या है, एनोड का होता है बेटा, प्लस का होता है, और प्लस पर कौन आने वाला है, वहां पर देखो ये प्लस वाला है, ये क्या है माइनस, तो माइनस वाला पहुंचेगा। तो 4OH माइनस, एरो के बाद 2H2O और प्लस O2 गैस। तो अपन कह सकते हैं बेटा एनोड पर ऑक्सीजन गैस का निष्कासन होगा, और आपका क्या है, कैथोड का होता है बेटा, ये ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक हमेशा धन पहुंचेगा। प्लस क्या बाहर निकला बेटा, 4E माइनस। ठीक, यहाँ पर ये 4H प्लस प्लस 4E माइनस
एरो के बाद आपका 2H2 गैस बनेगी और यहाँ पर कौन सी गैस बनेगी, O2 गैस बनेगी। तो ये तो कैथोड पर अभिक्रिया है और यहाँ पर ये एनोड पर अभिक्रिया। तो इस प्रकार से आप लोग अम्लीय H2O2 के वैद्युत अपघटन और Pt इलेक्ट्रोड की उपस्थिति है तो करा सकते हैं। ठीक, अगली जो विधि है वो शुद्ध डाई ऑक्सीजन बनाने की विधि है। मैं समझता हूँ ये अभिक्रियाएं समझ में आ रही होंगी आपके, ज़्यादा वो नहीं, ऐसा काम नहीं है कठिन। अब यहाँ पर लिखेंगे अगला पॉइंट, शुद्ध डाई ऑक्सीजन बनाने की विधि। यहाँ पर शुद्ध डाइऑक्सीजन बनाएंगे बेटा, और यहाँ पर बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, BaOH का होल ट्वाइस, नाम बेरियम हाइड्रोक्साइड और सामान्य नाम है बोराइटा जल के वैद्युत अपघटन से, बोराइटा जल के वैद्युत अपघटन से, और इससे शुद्ध डाइऑक्सीजन का निर्माण होगा। फिर वही बात, ये जलीय विलयन है और इलेक्ट्रोड काय के हैं, वो Pt के हैं, वही वैद्युत अपघटन कराना है अपन को Pt के इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में। तो यहाँ सबसे पहले BaOH का होल ट्वाइस को तोड़ होगा, ये क्या टूटेगा बेटा, Ba+2 और +2OH- में टूट गया। उसके बाद जलीय विलयन है तो अपन जल का भी वैद्युत अपघटन करा रहे हैं, तो यहाँ पर H++OH- टूटा। ठीक है, अब वही एनोड पर अभिक्रिया और कैथोड पर अभिक्रिया। यहाँ पर जानते हैं कि दोनों समान है तो यही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बेरियम आयन और हाइड्रोजन अर्थात प्रोटॉन के मध्य क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, जिसके अंदर हाइड्रोजन का उदासीनीकरण विभव कम होता है, इसलिए कैथोड पर H+ जाने वाला है और एनोड पर OH- जाने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले वही एनोड पर अभिक्रिया, तो वही 4OH- ले रहा हूँ, संतुलित करते रहना। एरो के बाद 2H2O और +4E-, ठीक है बेटा, और प्लस O2, और ये आपको गैस प्राप्त हुई। तो वहाँ पर भी आपको एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिली थी और कैथोड पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी सेम है डिट्टो। अब इसमें प्रतिस्पर्धा होगी तो ये आगे पहुँचेगा। अब कैथोड पर अभिक्रिया बराबर 4H+ और +4E-, एरो के बाद 2H2 बाहर निकलेगा। ठीक है, गैस। तो बेटा आप कह सकते हैं कि बोराइटा जल का जब वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। तो ये बेटा बनाने की विधियां हैं और एक अच्छी विधि है जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए लाभदायक है, और उस विधि का नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम है, अपन जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के अंदर हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल है वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन का क्या करता है, निर्माण करता है। इसे ही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, दुनिया की सबसे अधिक डाई ऑक्सीजन का निर्माण इसी से होता है, जिससे हमारा जो जीवन चक्र है वो चल रहा है बेटा। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या होगा बेटा, XCO2 लेना और XH2O ले लें, क्योंकि CO2 और H2O पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल, अपन कहें पर्णहरित की उपस्थिति में, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियों में पर्णहरित है, तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। और कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होगा वो होगा बेटा, यहाँ पर हमने बोला XCH2O का होल ट्वाइस। हम ये X बराबर क्या माने, यहाँ पर X बराबर 6, तो 6CO2 प्लस 6H2O, एरो के बाद C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस ऊर्जा का क्या होगा, निष्कासन होने वाला है। तो बेटा समझने की बात यह है कि ऊपर वाले समीकरण नीचे में कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट का जो मूल अनुपाती सूत्र है ये वाला है इसका। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा ये, इसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है इसका, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का निर्माण है, और आप अच्छी तरह से जानते हो पृथ्वी पर कितने पेड़ पौधे हैं और उनकी सहायता से ही वायुमंडल में जो डाइऑक्सीजन है उसका जो प्रतिशत मात्रा है 21% स्थिर रहती है।
कम ज़्यादा होती है तो इसका मामला गड़बड़। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे डाई ऑक्सीजन के भौतिक गुणधर्म। क्या बोलेंगे? डाई ऑक्सीजन के भौतिक गुणधर्म। नंबर 1 भौतिक डाई ऑक्सीजन और डाई O2 के भौतिक गुणधर्म। नंबर 1 यह रंगहीन, गंधहीन, न तो कोई रंग है न इसका कोई गंध है। यह रंगहीन गंधहीन गैस है जो द्रव अवस्था में हल्की पीली होती है बेटा। द्रव अवस्था में हल्की पीली। नंबर 2 इसका क्वथनांक 90 केल्विन तथा हिमांक 55 केल्विन होता है। ठीक है। नंबर 3 इसकी जल में विलेयता 3.08 प्रति 100 ml में होती है, जो जलीय जीव जंतुओं के लिए पर्याप्त होती है बेटा। ठीक है। तो उसके बाद नंबर 4 यह MOT के अनुसार चुंबकीय होती है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है बेटा। कितना होता है? बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है और कोटि भी 2 होती है। कोटि भी कितनी होती है बेटा? 2 होती है। कि 2 परमाणुओं के मध्य जितने बंधों की संख्या होती है वो कोटि कहलाती है। और अपन जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करो जिसको MOT से निकालते हैं तो वो भी इसके में क्या आता है बेटा? 2। तो इसकी प्रकृति कैसे होगी? अनुचुंबकीय। तो ये इसके कुछ मैंने भौतिक गुणधर्म लिखे हैं। अब अगला पॉइंट है वाला डाई ऑक्सीजन के रासायनिक गुणधर्म। और डाई ऑक्सीजन के जब रासायनिक गुणधर्म की अपन बात करें तो गुणधर्मों में अपन देखो कि रासायनिक गुण नंबर 1 यहाँ पर ऑक्सीकरण गुण की बात करें तो यहाँ पर O2 को यदि अपन तोड़े तो O प्लस O में टूटेगी, प्लस यहाँ पर डेल्टा H जो ऊर्जा है वो 493.4 किलो जूल प्रति मोल होती है। अर्थात इसकी उच्च आबंध एंथैल्पी के कारण ये सामान्य ताप और दाब पर निष्क्रिय गैस है बेटा। ठीक है बेटा। नंबर 1 तो ये हो गया इसका ऑक्सीकरण गुण, ऑक्सीकरण करना। और आबंध एंथैल्पी कितनी है इसकी? आबंध एंथैल्पी क्या है? आबंध एंथैल्पी का जो मान है वो 493.4 किलो, बहुत उच्च मान है बेटा। ये नाइट्रोजन के बाद इसी का मान होता है। और वैसे तो अक्रिय गैस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अक्रिय गैस तो क्या होती है बेटा? एक परमाणुकता प्रदर्शित करती है। नंबर 2 धातु तथा अधातुओं से क्रिया। ठीक है। अब धातु का मतलब जैसे Na+O2, K+O2, Ca+O2, Zn+O2 इनके साथ क्रिया कराओगे तो आपका Na2O, यहाँ पर K2O, यहाँ पर CaO, यहाँ पर ये ZnO।
समीकरण संतुलित आप लोग कर लोगे तो ये किसके साथ अभिक्रिया है, धातुओं के साथ। तो धातु के साथ क्रिया करके ये धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। इसी प्रकार से अधातु की बात करें जैसे P4 प्लस 5O2 एरो के बाद क्या बनेगा P4O10। इसी प्रकार S8 प्लस O2 एरो के बाद 8SO2 बना, संतुलित कर लेना। C प्लस O2 और O2 को अधिक्य में लोगे तो बनोगा CO2। इसी प्रकार CH4 प्लस O2। जब हाइड्रोकार्बन्स की बात आती है तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जितने कार्बन है ना उसके बराबर तो CO2 को निष्कासन करना, और जितने हाइड्रोजन है उसके बराबर जल का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे 2 और कार्बन 1, तो एरो के बाद क्या आएगा CO2 प्लस 2H2O। ठीक, अब यदि आप लोगों से किसी हाइड्रोकार्बन जैसे CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3 का क्या करा दें, ऑक्सीकरण करा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अपन करा रहे हैं, और ऑक्सीकरण कराते कार्बन कितने 1 2 3 4 5, तो 5 तो बेटा CO2 बाहर निकाल देना, प्लस हाइड्रोजन कितने 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 और 6 H2O बाहर निकाल देना, प्लस ऊर्जा तो बाहर निकलेगी। ठीक है, यहाँ एक ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होने वाली, क्योंकि अपन जानते हैं हाइड्रोकार्बन से मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है या LPG है, उसको जब अपन जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल का निष्कासन होने वाला है। ठीक, तो ये थी बेटा धातुओं के साथ क्रिया, समीकरण संतुलित हो जाएगी। ये क्रिया थी अधातुओं के साथ क्रिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये आपका धातु अधातु के बाद इसका जो गुण है डाइऑक्सिन का मुख्य गुण आप लोग जानते हैं श्वसन क्रिया में उपयोग आता है, साथ में वेल्डिंग में जिसको वेल्डिंग बोलोगे आप लोग, और यहाँ पर अपन श्वसन क्रिया की बात करें तो ये एक तरह से क्या है जीवनदायिनी। तो अगला जो टॉपिक है बेटा, और वो जो टॉपिक होगा बेटा वो है ओजोन। कौन है, ओजोन, और ओजोन का सूत्र होता है O3। अब वायुमंडल में है बेटा, वायुमंडल में धरातल से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर पराबैंगनी किरणें, जिसको यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें जब डाइऑक्सीजन पर आपतित होती है तो O3 का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। तो ये मामला है आप लोगों का प्राकृतिक मामला। तो हम कह सकते हैं बेटा O2 क्या 3O2 और क्या है अल्ट्रा वायलेट रेज लोगे आप लोग, यूवी पराबैंगनी किरणें है, ये पराबैंगनी किरणें इस पर आपतित करोगे तो आपका बनेगा 2O3, अर्थात ये है आपका ओजोन। क्या है, ओजोन। तो ये तो प्राकृतिक रूप से बनती है बेटा। नंबर 2 सीमेन का ब्रॉडी ओजोनाइजर से। अब सीमेन का ब्रॉडी ओजोनाइजर है, इसमें बेटा डाइऑक्सिन की क्रिया निरव विद्युत विसर्जन करके आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर 3O2 और 3O2 पर यहाँ पर निरव विद्युत विसर्जन करोगा तो यहाँ पर बेटा आप लोगों का 2O3 का निर्माण होगा, प्लस डेल्टा H बराबर जो है पॉजिटिव वैल्यू है 142.4 किलो जूल प्रति मोल। ठीक, तो यहाँ पर ये बेटा एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। कहने का मतलब जैसे अपन धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी आती है, और लगभग 20 किलोमीटर के ऊपर चले गए तो बेटा इतना ठंडा हो जाएगा कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि भाई अपन ऊपर जा रहे तो सूर्य के पास जा रहे और सूर्य के पास जा रहे तो गर्म हो जाएगा, मामला ऐसा नहीं। धरातल में नीचे जाने पर ताप बढ़ता है, और धरातल से ऊपर यदि अपन जाओगे तो ताप में क्या आती है बेटा, कमी आती है। तो यह था सीमेन का ब्रॉडी ओजोनाइजर, जिसमें विद्युत विसर्जन निरव। कहने का मतलब बेटा निरव का मतलब होता है साइलेंट इसमें विद्युत विसर्जन हो रहा है एकदम साइलेंट, मतलब किसी भी प्रकार की कोई चिंगारी नहीं है। यदि चिंगारी उठेगी तो ओजोन वापस O2 में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, और ये आपकी क्रिया हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब इसमें एक सवाल आता है कि भाई जो ओजोन है वो ऊष्मा गतिकी के आधार पर अस्थायी होता है, क्यों? O3 सवाल है क्या, प्रश्न नंबर पहला ही मान लो इसका। O3 ऊष्मा
ऊष्मागतिकी के रूप से अस्थायी होता है क्यों? ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे इसका आंसर। देखो, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण है। इसके अंदर बेटा जब डेल्टा G का मान ऋणात्मक होता है तो वो प्रक्रम स्वतः होगा, और यदि धनात्मक है तो असवतः होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई O3 के लिए डेल्टा H बराबर पॉजिटिव व डेल्टा S बराबर नेगेटिव होता है, जिसके कारण डेल्टा G बराबर नेगेटिव होगा और यह एक स्वतः प्रवर्तित निकाय होगा। अर्थात इसको यदि खुला छोड़ दिया तो ये O2 में परिवर्तित हो जाएगी, और ज़्यादा इसको एकदम खुला छोड़ा तो विस्फोट हो सकता है। तो इसीलिए क्या होगा, यह एक ऊष्मागतिकी के रूप से क्या होता है बेटा, अस्थायी होता है। उसके बाद अपन ओजोन के भौतिक गुणधर्म, ओजोन के रासायनिक गुणधर्म और ओजोन की संरचना के बारे में अब आप लोगों को बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो 110 में आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।